नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और वक्त हो गया प्रहार का। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के छात्र आंदोलन की। सोरेन सरकार और प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत हो रही है। छात्रों का डेलीगेशन आज सरकार के मंत्रियों के साथ थर्ड राउंड की बातचीत कर रहा है। जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म मंच का डेलीगेशन सरकार के 4 मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहा है। सरकार से कल देवेंद्र महतो गुट का डेलीगेशन मिला था। अब तक 2 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। आज तीसरे दौर की बातचीत हो रही है। स्टूडेंट्स डेलीगेशन के मुताबिक पहले सरकार अलग अलग छात्रों के ग्रुप से एक साथ बैठकर बात करना चाह रही थी, जिसका मुख्य छात्रों के ग्रुप ने विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने सिर्फ जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों को बैठक के लिए बुलाया। अब छात्रों का आंदोलन का आज 16वां दिन है। छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है तो फिर 10 अगस्त को विधानसभा के लिए वो मार्च करेंगे। अब सरकार और दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उसको लेकर आज क्या नतीजा निकलता है, इस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि कल 10 तारीख है। शुक्रवार को छात्रों के साथ पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें सरकार ने छात्रों से शिकायतें लिखित में मांगी थी। फिर शनिवार को छात्रों ने सरकार को अपनी मांगे लिखित में दे दी। शनिवार को छात्रों के दूसरे गुट देवेंद्र महतो जेएलकेएम समर्थित और अभ्यर्थी न्याय मंच के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भी सरकार के 4 मंत्रियों ने बातचीत की, लेकिन अब तक दोनों ही मीटिंग बेनतीजा रही है। और आज तीसरे दौर की मीटिंग पर नजर टिकी हुई है कि आज क्या होगा। अनशन पर बैठे छात्र सरकार पर आंदोलन को खत्म करने के लिए साजिश रचने का भी आरोप लगा रहे हैं। ये दोनों का भी स्थिति नाजुक है। रात को डॉक्टर की टीम बार बार आ रही थी। रात को देवेंद्र महतो जी को भी उठाने की कोशिश की गई और प्रशासन की जिस तरह से रवैया देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं देवेंद्र दादा को उन लोग उठाना चाहता है। और जैसा मुझे लगता है कि वो लोग उठा करके चाहता है कि इस आंदोलन को देवेंद्र बाबू जब उठ जाएंगे तो उनको हॉस्पिटल ले जाकर किसी तरह दिस दैट जैसे सोनम वांगचुक जी को किए वैसे करके फिर हम इस आंदोलन को दबाएंगे। सरकार की चाहत में टॉफ़ी दे दें, बिस्कुट दे दें। नहीं, बिस्कुट नहीं लोगे तो क्या लोगे, मैगी लोगे, ये वाला हाल चला। जैसे बच्चों को फुसलाया जाता है ना, नहीं टॉफ़ी दिया जाता है, फिर नहीं माना मैगी दिया, वैसे कर रहा है। जब हमारी मांग है कि डायरेक्ट सीएम साहब बात करें और सीएम साहब आकर के खुद संज्ञान लें, ठोस कदम उठाएं, क्या दिक्कत है उनको बात करने में। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार छात्रों को बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी भी छात्रों के समर्थन में रांची पहुंची। शनिवार को सीजेपी के 5 मेंबर एक डेलीगेशन लेकर पहुंचे और अनशन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो रांची के छात्रों के साथ हैं। हम तब तक इनके साथ तक जब तक इनकी सरकार आवाज नहीं सुन लेती है। हमारा यही कहना है कि यार ये मांग कर रहे हैं, ये सरकार से कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मंत्री बना दो, हमें मुख्यमंत्री बना दो, हमें सरकारों में ले लो। बच्चा पहले सरकारों से लड़ेगा कि भर्ती निकालो, फिर सरकारों से लड़ेगा आंसर की निकालो, फिर सरकारों से लड़ेगा कि आपके आंसर की खराब है उसको चेंज करो। 2-3 बार आंसर की बदलने के बाद सरकारों से महीनों लड़ेगा कि रिजल्ट निकाल दो। जब रिजल्ट में हमें गड़बड़ी चलती है तो वही बच्चे कहते हैं कि भर्ती रद्द कर दो। यार एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का सरकारी से कब तक लड़ेगा। तो हम ये लड़ाई झारखंड की अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई से ये तय हो जाएगा कि झारखंड में आने वाली तमाम एग्जाम्स है वो पारदर्शिता से होगी, पेपर लीक बंद होंगे और बच्चों को न्याय होगा। और हम तब तक जब तक न्याय नहीं होता है तब तक पूरी सीजेपी टीम उनके साथ। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से बीजेपी का डेलीगेशन भी मिला। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल धरना स्थल पर पहुंचा और छात्रों से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को छात्रों की आंसुओं की कीमत चुकानी तो होगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाया और पूछा, राहुल गांधी झारखंड आकर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं। अब राहुल गांधी से सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो प्रयागराज तो पहुंच रहे हैं, छात्रों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो रांची नहीं पहुंच रहे जहां पर वो गठबंधन की सरकार के साथ मौजूद हैं। अब रांची का जो जंतर मंतर है वहां पर डिमांड्स क्या आई एक एक करके हम आपको बता देते हैं।
OMR शीट में 5वां ऑप्शन ये मांगा जा रहा है। जो छात्र चाह रहे हैं परीक्षाओं में देरी के कारण उम्र में छूट दी जाए, ये भी मांग है। और 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, ये वो 5 डिमांड है। और CBI से इस धांधली की जांच कराई जाए। ये 5 मांगें हम आपको दिखा रहे हैं। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ब्लैकलिस्ट कंपनी से एग्जाम ना कराया जाए। ये वो मांगे हैं जो इस वक्त जंतर मंतर की तरह रांची में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो अपनी मांग सरकार के पास रख रहे हैं। सरकार को यह लिखित में दिया गया है, सरकार की ओर से जवाब का इंतजार है। आज भी एक राउंड की बातचीत होनी है। और इससे पहले आपको बता दें कि स्टूडेंट्स ने साफ कर दिया है, अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो ऐसे में सीधे सीधे 10 तारीख को यानी कि सोमवार को कल वो विधानसभा के लिए मार्च निकालेंगे। इस बीच सरकार भी कोशिश ये कर रही है कि जो मांगे रखी गई हैं दोनों गुट की ओर से, क्योंकि छात्रों में भी 2 गुट बन गए, दोनों गुट के जो यहां पर डिमांड्स रखी गई है उनको किस तरह से एक ही पेज पर लाया जाए और सबकी जो बातें हैं उसको मानकर आगे बातचीत को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से आने के बाद जो बच्चों का दृश्य देखा, जो बच्चों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये अनशनकारी बच्चों का आंसू नहीं है, झारखंड के करोड़ों छात्रों का आंसू है, झारखंड के करोड़ों लोगों का आंसू है। इस आंसू की कीमत हेमंत जी की सरकार को चुकाना पड़ेगा। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार और राजनीति करने का काम कर रही है। परसों से सुना है कि ऐसा का पंडाल लग गया, झारखंड छात्र मोर्चा का पंडाल लग गया, NSUI का पंडाल लग गया। ये 15 दिन तक कहां सोए हुए थे, क्यों अनशन पर बैठे थे? झारखंड में छात्रों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। झारखंड के छात्र और झारखंड के लोग समझ रहे हैं इसी आंसू की कीमत तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को चुकाना ही पड़ेगा। दिल्ली में गला फाड़ फाड़ कर हल्ला करती है और झारखंड में चुप रहती है। झारखंड में छात्रों के साथ राहुल गांधी फोन में बात करके उनको समझाने का काम करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए और हिम्मत है तो छात्रों के हक में उनका जो मांग है उसके लिए मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर जाकर के कांग्रेस की धरना दें। और इस आधे महीने बीतने के बाद सरकार आधा कदम भी नहीं चली है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार ने अपने 2 चरित्र चेहरे दिखा दिए और 24 घंटे के अंदर ही पहले दिन मुख्यमंत्री को मिलने आना चाहिए था। हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं और 16 दिनों तक सरकार चुप रही। अब अंग्रेज जिस हिसाब से अंग्रेज आए थे, डिवाइड एंड रूल का प्रयोग किया था, तो राज्य सरकार डिवाइड एंड रूल अलग अलग संगठनों को प्रेरित कर रही है और नाटक कर रही है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और क्यों वार्ता? वार्ता की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बच्चों की डिमांड है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छात्रों के कल होने वाले विधानसभा घेराव को अपना समर्थन दे दिया है। झारखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन पर बैठे छात्रों से मुलाकात की और कहा कि बीजेपी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ है। रांची की सड़कों पर थे और ये जो भव्य तिरंगा यात्रा है, इन आंदोलनरत छात्रों को समर्थन है हमारा, क्योंकि 15 दिन से बेचारे छात्र संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस भारी बारिश में अपना तिरपाल के नीचे सोकर घर द्वार छोड़कर उनके गार्जियन किस प्रकार से आशा अपेक्षा लगाए हुए हैं, लेकिन ये बेचारे छात्र यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस नौकरी बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है इसमें हम छात्रों का समर्थन करते हैं, छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और छात्रों को जज्बे को सलाम भी करते हैं। कल जो विधानसभा का घेराव है, इस विधानसभा घेराव को भी हम सबका पूर्ण रूप से समर्थन है। अब झारखंड में छात्रों के समर्थन में विधायक जयराम महतो एक दिन के धरने पर बैठ गए हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो ने कहा है कि सोरेन सरकार का रवैया अड़ियल है, सोरेन सरकार को छात्रों की डिमांड मान लेनी चाहिए। चूंकि हम भी विधानसभा के सदस्य हैं, विधायिका के अंग हैं, तो शायद मेरे कार्यक्रम करने से, मेरे अनशन में आने से और 1% ही सही एक्स्ट्रा दबाव पड़ सके। हमारा कहना है कि अलग अलग बात क्यों करना, एक बार जब बात हो गई छात्रों से तो सबसे पहले समाधान कर देना चाहिए था।
पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा इतना क्यों अकड़ रही हैं। बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तबीयत बिगड़ रही है, संवाद करके समाधान करना चाहिए। और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अभय पराशर का। अभय, फिलहाल जो बातचीत है कहां तक पहुंची है और कल जो ये मार्च होने जा रहा है, क्या सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है कि किसी तरह से आज ही बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा लिया जाए? देखिए, बिल्कुल सरकार की कोशिश यही है कि जो आज बातचीत हो उसमें कोई ना कोई समाधान निकाल दिया जाए, क्योंकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड से अलग अलग जिलों से ट्रेन के जरिए, बस के जरिए छात्रों को कहा गया है कि आप अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे और 10 तारीख का जो कॉल है विधानसभा का घेराव बहुत स्ट्रांग तरीके से किया जाए, ताकि हेमंत सोरेन सरकार तक एक मैसेज दिया जा सके कि अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज जो बातचीत है, हम आपको बता दें कि छात्रों में नाराजगी भी कहीं ना कहीं सामने आई थी। उसकी वजह यह थी कि सबसे पहले जेपीएससी और साथ ही जेएससी जो फोरम मंच है उनके छात्रों से शुक्रवार रात को मुलाकात हुई, शनिवार को देवेंद्र महतो के ग्रुप से मुलाकात हुई और जो जेपीएससी साथ ही जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो छात्र हैं, जो मुख्य तौर पर यहां पर छात्र बैठे हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, उनसे कहा गया कि आपके पास जो भी सबूत हैं या फिर जो भी आपकी डिमांड्स हैं उनको लिखित तौर पर दे दें। उन्होंने शाम को लिखित तौर पर दे दिया, लेकिन छात्रों ने देर रात यह आरोप लगाया कि सरकार जितने अलग अलग गुट बन गए हैं, एनएसयूआई ने अपना ज्ञापन दिया, आयसा ने अपना ज्ञापन दिया, इसी तरीके से देवेंद्र महतो का ग्रुप और जो मेन छात्रों का ग्रुप है जेपीएससी जेएससी रिफॉर्म मंच, इन सब से एक साथ सरकार बातचीत करना चाह रही है, जिस पर छात्रों का गुस्सा था और फिर सरकार ने इन छात्रों की बात मानी। 11:30 बजे का समय तय किया कि सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी जो फोरम मंच है उनके छात्रों के साथ, यानी कि जो मुख्य तौर पर मांग कर रहे हैं इन एग्जाम को रद्द करने की, सीबीआई की जो मांग कर रहे हैं, सीबीआई इसमें पूरी जांच करे, उन्हीं छात्रों के डेलीगेशन, जो कि 10 छात्रों का डेलीगेशन है, उनसे मुलाकात पर सरकार तैयार हुई है। ये वो जगह है जो कि आप देख रहे हैं, मोहराबादी, ये यहाँ पर राज्य सरकार का सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर अब से थोड़ी देर में मुलाकात शुरू होगी। जो छात्र हैं, छात्रों का डेलीगेशन है, वो किसी भी पल यहाँ पर पहुँच सकता है, जो कि जयपाल मुंडा स्टेडियम में मौजूद है। वो पहुँच चुके हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी, और अभी मंत्रियों का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जब यहाँ पर मंत्री आ जाएंगे, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जिसमें कल्याण मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, जिन्होंने पहले मुलाकात की थी, वो यहाँ पर बातचीत करेंगे। आज यहाँ पर आदिवासी दिवस भी है, तो कोशिश सरकार की तरफ से यही है कि जो पेज फंसेगा कहीं ना कहीं सीबीआई जांच को लेकर, उसमें ये खबरें आ रही हैं कि न्यायिक आयोग की बात कही जा सकती है। तो अभी आज की जो बैठक होगी वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि अगर आज की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो कल विधानसभा का घेराव बड़ी संख्या में छात्र करेंगे और हेमंत सोरेन सरकार को दिखा देंगे कि छात्र अपनी जायज मांगों के लिए लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो अब देखना यह होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी की ओर से जो उनका छात्र संगठन है, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया है कि कल के मार्च का वो समर्थन कर रहे हैं, उस तरह से आयसा और लेफ्ट पार्टियों ने भी किया है। लेकिन इस पूरे मसले में जो मुख्य तौर पे जंतर मंतर पे देखा गया था, जो विपक्षी पार्टियां थी, छात्रों के आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार से जो मांग कर रही थी, उन्हें कह रही थी कि उनकी मांगे मान लिया जाए, क्या वही विपक्षी पार्टी जब यहां पर सत्ता में है, वो फिर छात्रों की मांगों को क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्या है यहाँ पर कांग्रेस का रुख? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि जितना भी यहाँ पर जो अलायंस है हेमंत सोरेन सरकार का, जिसमें कांग्रेस भी है, इतने दिनों तक जब यहाँ पर छात्र बैठे रहे, 13 दिन बाद सरकार की तरफ से कुछ नुमाइंदे पहुंचते हैं कि सरकार बातचीत को तैयार है। अब हमने देखा कि शनिवार को कांग्रेस के जो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष हैं वो पहुंचे, उन्होंने बातचीत की, लेकिन सरकार का रुख, जो अलायंस का रुख है, जो जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा था, जो तमाम विपक्षी दल पहुंच गए थे, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए थे, तो तमाम तरह की चीजें हैं, राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए थे, तो यहां पर वो तमाम चीजें जो हैं वो नहीं दिख रही हैं, जबकि इन्हीं अलायंस की यहां पर सरकार है। और अब धीरे धीरे करके कभी एनएसयूआई के लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता यहां पर नहीं पहुंचा, कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता यहां पर नहीं पहुंचा। राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच गए, लेकिन रांची में जो छात्र बैठे हुए हैं उनसे मिलने के लिए
कोई उनकी बातचीत नहीं हुई। फोन पर हालांकि राहुल गांधी ने बातचीत जरूर की थी और यह कहा था कि हम हेमंत सोरेन सरकार तक आपका मैसेज पहुंचाएंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बातचीत 2 बार हो चुकी है, देवेंद्र महतो के ग्रुप से बातचीत हो चुकी है, साथ ही छात्रों के ग्रुप से बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब छात्र कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं और इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि छात्रों को यह लगता है कि एनएसयूआई से आप ज्ञापन ले रहे हो। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि तब सवाल उठते हैं विपक्ष के मंशा पर, यानी कि केंद्र में जब बैठ के आपका रुख अलग होता है, जब राज्य में जाते तो आपका रुख अलग हो जाता है, ऐसे में आपकी मंशा पर सवाल उठाया जाता है। तब अगर आप अच्छी बातें भी करते हैं तो भी आप पर कोई भरोसा नहीं कर पाता है। तो यही कुछ हालात यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं और छात्रों का जो आंदोलन है वो अभी भी जारी है, 16वां दिन है और आज के दिन एक और बैठक होगी और कल 10 तारीख है, कल मार्च का ऐलान किया गया। आप नजर बनाए रखें, अब आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। और साथ ही अब आपको हम दिखाते हैं देहरादून की खबर, जहां पर सीएम धामी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया। देहरादून स्थित गांधी पार्क में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही जिले में 17 अगस्त तक के लिए देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान तिरंगा रैलियां, साइकिल और बाइक रैली, तिरंगा प्रदर्शनियां, रंगोली और देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ सरकारी कार्यालयों में, स्कूल कॉलेजेस में विशेष लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। यानी कि अगले कुछ दिनों तक देहरादून तिरंगे के रंग से रंगा नजर आएगा और देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आएगा। उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने यहां पर मौजूद जो युवा हैं, जो किशोर हैं, जेन जी है, जेन अल्फा है, उनके साथ ना सिर्फ उन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया बल्कि उनके साथ सेल्फी भी ली। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं देहरादून में पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जहां से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई और हजारों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा थे जिन्हें जेन जी यानी जनरेशन जी कहा जा रहा है। और इनके बीच में देशभक्ति की भावना को और बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए खास तौर पे ये तिरंगा यात्रा किया जा रहा है और इसमें बड़ी तादाद में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। तिरंगा यात्रा के लिए जो आह्वान है, या तिरंगा यात्रा या हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत हुई थी, वो प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव की वजह से ही हुई थी और उसके बाद देखा गया कि हर साल अब 15 अगस्त से पहले ही लोगों के अंदर ये भावना नजर आती है। लोग अपने घरों में तिरंगा लगाते हैं और जहां पर भी आप देखेंगे तो लोग अपनी गाड़ियों में भी तिरंगा लगाकर निकलते हैं और सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि लोग ये समझें कि ये तिरंगा आपकी पहचान है, आपके राष्ट्र की पहचान है और राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद की भावना और साथ में राष्ट्र का विकास, ये तिरंगा यात्रा की यही संदेश है। अब वो खबर जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे त्योहारों का सीजन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन भी तेज होता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग शहरों में मिलावटखोरों के खिलाफ जो रेड की जा रही है उसमें बहुत ही चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। गुजरात के गांधीनगर से लेकर कर्नाटक के बेंगलुरु तक और महाराष्ट्र के बीड़ से लेकर एमपी के मुरैना तक नकली सामान बनाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। कहीं नकली घी तो कहीं पर नकली तेल जब्त किया जा रहा है। होटल से लेकर दुकान तक मौत का सामान बिक रहा है। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। मिलावटखोरों के खिलाफ जबलपुर और मुरैना में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। फूड सेफ्टी विभाग ने मुरैना में मोदी एंटरप्राइज नाम की कंपनी पर छापेमारी की, जहां से 650 किलो नकली घी जब्त किया गया। अब इसकी कीमत 3,35,000 है बाजार में। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब्त किए गए सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। तो 8 ब्रांडों के नाम उनके द्वारा प्रसारित किए गए थे। उनमें से 2 ब्रांड अपने मुरैना में मिले थे। एक ब्रांड था धौलपुर फ्रेश, एक गोवर्धन ब्रांड घी था, जो गाय का घी। उसी संबंध में तत्काल विभाग द्वारा मार्कंडेश्वर बाजार में महेश कुमार, प्रदीप कुमार एक फर्म थी, वहाँ पर 650 किलो घी से ज़्यादा धौलपुर फ्रेश ब्रांड का जब्त किया गया और विभिन्न पैकिंग के 4 सैंपल्स लिए गए थे और करीब करीब 4 लाख रुपए का घी जो है जब्त किया गया था। जीवाजीगंज में श्री महाकाल इंटरप्राइजेस पर गोवर्धन ब्रांड का जो गाय का घी है वो मिला था और एक पेटी वहाँ पर भी जब्त की गई थी, जिसकी कीमत करीब करीब 7,000 रुपये है। इस तरह से एक कार्रवाई जोरा में भी हुई, वहाँ पर भी धौलपुर फ्रेश ब्रांड घी के नमूने लिए गए
और वहाँ भी एक पेटी करीब करीब घी की जब्त की गई है। तो उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी शुरुआत की है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मौजूद लोगों को, आपको सुनाते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरों को उनकी वर्तमान पीढ़ी को हमें इस मंच पर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्ता काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। उनकी जागीर को ब्रिटिशर ने जब्त कर लिया था। सचिंद्रनाथ सान्याल काशी में पैदा होने के बाद अंतिम श्वास उन्होंने गोरखपुर में ली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, इन सभी महान क्रांतिकारियों को भी गोंडा, फैजाबाद और प्रयागराज की नैनी जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि आजाद हमेशा आजाद रहेगा और अंतिम दम तक वह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते प्रयागराज की धरती पर शहादत को प्राप्त किया था उन्होंने। यानी यह वो क्रांतिकारी है जिन क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था और वह था भारत माता की आजादी, भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके ब्रिटिशर को भारत से भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है। बहनों और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की ओर से। और यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के 2 नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की और आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, सचिंद्र नाथ बख्शी उनमें से एक महान क्रांतिकारी थे, मनमथ नाथ गुप्ता उनमें से एक क्रांतिकारी थे जिनको सजा कराने का पाप किसी और ने नहीं, उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया था। बहनों और भाइयों, भारत गुलाम ऐसे ही नहीं हुआ, भारत की गुलामी के कारण थे
हमारी आपसी फूट, हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र और ये फूट आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार कर रही हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र, ये षड्यंत्र आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है। जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करना, दुरुपयोग करना और उस षड्यंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी हो रहा है। याद रखना, जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों से दूर रखा, अपने नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। याद करिए, अपने नायकों पर गौरव की अनुभूति का अवसर न देना किसी भी नौजवान के लिए उसके आदर्श से उसे विमुख करने जैसा होता है, उसको गौरव के क्षणों से उसे विमुख करने जैसा होता है, उसके प्रेरणा के स्रोत को कुंद करने जैसा होता है। और यह पाप आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली, उनके द्वारा लगातार उस समय के क्रांतिकारियों को अपमानित किया जाता रहा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ना आने पाए, ठाकुर रोशन सिंह का नाम ना आने पाए, अस्फाउल्लाह खां का नाम वर्तमान पीढ़ी न जान पाए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लोग न जानने पाए, और इसी प्रकार की तमाम अन्य साजिशें, वीर सावरकर के नाम पर वीर सावरकर का नाम लोग न जान पाए, भगत सिंह का नाम न जान पाए, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का नाम लोगों की स्मृति में न हो, इसके लिए संस्थाओं का नाम भी इन क्रांतिकारियों के नाम पर नहीं हुआ। लगातार ये साजिश की गई। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कोई भव्य स्मारक न बने, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर कोई स्मारक और कोई भवन का निर्माण न हो जाए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर या वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर कोई स्मारक न बन जाए, इसके लिए आजादी के बाद लगातार षड्यंत्र होते रहे। बहनों और भाइयों, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद भारत की आजादी के वास्तविक नायकों को सम्मान देना प्रारंभ किया। भारत की आजादी के उन पौधाओं का स्मरण किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण हो, वीर सावरकर का भव्य स्मारक के निर्माण का कार्य हो, या फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां के नाम पर उनके स्मारक निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो तिरंगा यात्रा के बाद संवाद कर रहे थे, और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से देश में जो क्रांतिकारी हुए हमारे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको मिटा देने की, उनके इतिहास को भुला देने की कोशिश की गई थी पिछली सरकारों की ओर से। लेकिन उनकी सरकार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन क्रांतिकारियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पता हो और वो जाने कि कितना बलिदान इस देश ने दिया है इस आजादी के लिए। और बादलों का डेरा अभी भी जमा हुआ है और बारिश का खतरा लोगों पर अभी भी है, लेकिन अगस्त में सैलाबी संकट से तबाही का मंजर कम होता नजर नहीं आ रहा। मॉनसून की मूसलाधार रफ्तार में 15 राज्यों में कहर बरपा दिया। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते 3 दिनों से दिल्ली, एनसीआर, बिहार में। दिल्ली में अगस्त के शुरुआती 8 दिनों में ही 1 महीने के कोटि की बारिश हो गई। हर साल पूरे अगस्त महीने में जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा तो 8 अगस्त तक हो चुकी थी।
दिल्ली में अब यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी हालत बेहद ही बदतर नजर आ रही है। आज यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी दे दी गई है। असम से लेकर राजस्थान तक सैलाब ही सैलाब है। रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से गुवाहाटी में हालत बिगड़ गए हैं। कुछ घंटे की बारिश के चलते सड़क डूब चुके हैं। घर मकान में पानी घुस गया है। दुकान दरिया में तब्दील नजर आ रहे हैं। असम के कार्बी आंगलोंग जिले से डराने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश के चलते यहां रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 3 मीटर अब नीचे ही है। हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो रही है। तो ये 6 राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं और 6 राज्यों में मसला एक ही है और वो है बारिश और पानी, जिसके वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब दिल्ली में सैलाबी संकट के बीच एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले असम से एक डराने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के चलते असम में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा पैदा हुआ है। ये कार्बी आंगलोंग जिला है जहां रेड जोन में तब्दील हो चुका है। सड़क पर दरिया बह रही है। रिहायशी इलाकों में सैलाब के अटैक के चलते हालात बिगड़ गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार बारिश के बाद इतना पानी आया कि सड़क के ऊपर से ही पानी बहने लगा और आसपास जो नाले हैं वो नदियों में तब्दील हो गए, जिसके चलते कटाव भी खूब हो रहा है और सड़कें गायब होती जा रही हैं। कई कई जगहों पर मकान भी डूब गए हैं। अब आने जाने के लिए जो रास्ता बचा हुआ था वो ही गायब हो चुका है। ऐसे में लोगों के घरों के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है, जो बिल्कुल इस नदी नाले के किनारे पर मौजूद है। असम में पिछले 60 साल की सबसे भीषण तबाही देखने को मिली है। बाढ़ बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हो गए हैं। 100 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। कार्बी आंगलोंग जिले के लहरजीन इलाके का एक मंजर आपको दिखाएंगे। भारी बारिश के चलते यहाँ पर सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। रेलवे ट्रैक से सटे अंडरपास में पानी भरने के चलते एक बस ही पानी में पूरी तरह से समा गया। अब इस बस के पानी में डूब जाने के बाद जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई और कुछ को बचाया गया। और इसी जगह पर एक और पिकअप वैन भी डूबा, यानी कि 2 गाड़ियां यहां पर डूबी हुई नजर आ रही हैं। एक यहां पर बस है और लगभग यहां पर आप देखिए कि 5 फीट तक शायद पानी भर गया है, जिसकी वजह से आधा बस डूबा है। इसके अलावा एक यहां पर पिकअप वैन भी है जो लगभग पूरी तरह से डूब गया है और इसके ऊपर जो लोग मौजूद थे इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर इनकी मदद कर दे। तो इतना पानी बरसा है कि जो रेलवे अंडरपास है उसमें लगभग 5 से 5.5 फीट तक पानी भर गया है। और बस में जो लोग मौजूद थे एक एक करके उनको किसी तरह से वक्त रहते निकाल लिया गया, इसलिए यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है। भारी बारिश की वजह से पूरा ये अंडरपास पानी से भरा हुआ दिख रहा है और जो लोग मजबूर थे वो पानी में डूबते हुए अपनी गाड़ियों के साथ आगे निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ का खंडरा मंडराने लगा है। दिल्ली में अगस्त के महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर काफी बढ़ा है और खतरे के निशान से महज 3 मीटर ही बचा हुआ है। नदी का इस वक्त वाटर लेवल 204.09 मीटर तक है, जो खतरे के निशान से अब सिर्फ 2 मीटर ही रह गया है। 24 घंटे के अंदर 1 मीटर तक जलस्तर बढ़ा है, जिसको लेकर अब टेंशन बढ़ गई है। आज सुबह जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, सावधानी बरतने के लिए कहा है। निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। आज सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 203.48 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो कल के मुकाबले कुछ कम हुआ है। जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से महज ही 2 से 3 मीटर ही दूरी पर है, लेकिन हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने की वजह से हालात गंभीर हो सकते हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जिसके चलते नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पानी अगर छोड़ा जाएगा पीछे से तो दिल्ली में जलस्तर बढ़ेगा और यही वजह है कि दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी घुस सकता है। दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। यमुना नदी के जलस्तर को तेजी से बढ़ते हुए देखते हुए 24 घंटे में ही इस वक्त अलर्ट पर मोड पर रखा गया है प्रशासन को और साथ ही वाटर लेवल की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। यमुना ब्रिज के आसपास जो इलाके हैं उनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझेंगे कि इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी के आसपास क्या हालात हैं।
राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कल देर शाम यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे पहुंच गया, यानी 204.48 मीटर पर यमुना का जलस्तर दर्ज किया गया। हालांकि राजधानी दिल्ली में कल देर रात के बाद बारिश नहीं हुई है, लेकिन लगातार हथनी कुंड बैराज से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। आज भी हथनी कुंड बैराज से 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही है, यानी 203 मीटर के नीचे है। लेकिन दिल्ली सरकार ने वार्निंग जारी कर दी है। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वालों को ये चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी यमुना नदी के किनारे ना जाए, खासकर बच्चे। लगातार एसडीआरएफ के जवान भी और यमुना नदी के किनारे गश्त कर रहे हैं। फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट सतर्क हो चुका है और लगातार नजर रखी जा रही है कि अगर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है तो तुरंत ही निचले इलाकों को खाली करा लिया जाए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ओल्ड दिल्ली के पास ब्रिज है और यहां पर मौजूद जो वाटर लेवल है आप देख सकते हैं कि इस वक्त 204-5 मीटर के काफी नीचे है और खतरे के निशान से महज 2 से या 3 मीटर ही अगर बताया जा रहा है। एक बार रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी अनामिका गौड़ का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गई हैं। अनामिका, इस वक्त क्या तस्वीर है, जरा दिखाइएगा। वाटर लेवल कहां तक पहुंचा है और प्रशासन की ओर से एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी अमित, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि राजधानी दिल्ली में अगस्त के महीने में अप्रत्याशित बारिश हुई है, यानी जितने अनुमान लगाया गया तो उससे ज़्यादा बारिश हुई है और उसका नतीजा दिल्ली की यमुना नदी में भी देखने को मिल रहा है। अगर अभी आप देखें तो अभी भी यमुना उफान पर है, तेज़ी से पानी बह रहा है। मीटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे है, लेकिन क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, हिमाचल से पानी जब दिल्ली पहुंचता है तो लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर रोज ये मीटर ऊपर नीचे हो रहा है। सरकार सतर्क हो चुकी है। इससे पहले यमुना की सफाई का काम चल रहा था और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मशीनें हैं अमित, वो अभी खड़ी कर दी गई हैं। जो कर्मचारी हैं उन्हें भी मना कर दिया गया है कि आप यमुना नदी में ना जाएं। निचले इलाकों में भी लोगों को चेतावनी लगातार दी जा रही है। फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और वार्निंग जारी भी कर रहा है राजधानी दिल्ली के लिए कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और 2 से 3 मीटर यमुना का पानी ऊपर जाने में लगभग 2 दिन का ही समय लगता है। अगर लगातार हथनी कुंड बैराज से इसी तरीके से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया और दिल्ली में भी इसी तरीके से बारिश होती रही तो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात दोबारा बन सकते हैं। तो जैसे कि ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई गई अनामिका की ओर से कि इस वक्त जो यमुना नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन अगर पहाड़ों में लगातार बारिश होती रही और हथनी कुंड बैराज से अगर पानी छोड़ा जाने लगा तो फिर दिल्ली में बारिश हो ना हो, लेकिन उसके बावजूद नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट है। अब राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तो तेजी से बढ़ा फिर घटा भी है, उसको लेकर हमने आपको तस्वीरें दिखा दी है। लेकिन दिल्ली में अगस्त महीने की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगस्त के पहले हफ्ते में इतनी बारिश हुई कि जितनी पूरे साल अगस्त महीने में नहीं होती है। हालात तो यह है कि बीते 8 दिनों में ही अगस्त महीने का पूरा कोटा पूरा कर दिया गया। अगस्त में बारिश का औसत रिकॉर्ड 226.8 मिलीमीटर रहा है, लेकिन इस साल 8 अगस्त तक ही 230.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो गई। अब दिल्ली में लगातार 4 दिनों से जो बारिश हुई थी वो आज भी होने की संभावना है। आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों का मंजर आप देख सकते हैं कि तेज बारिश के चलते क्या हालात बने थे, कितने इलाकों में पानी भर गया था। कहीं पर 3 फुट, कहीं पर 4 फुट तक पानी भरा था। कई ऐसी सड़कें थी जो पूरी तरह से डूब गई थी। राजधानी दिल्ली में हर जगह पे सड़कें दरिया नजर आ रही थी। पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा पुष्प विहार में बारिश रिकॉर्ड की गई, 111 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और यही वजह कि दिल्ली के कई इलाकों में इतना पानी भरा कि लोगों को भी
मौका नहीं मिला कि वो निकल पाते और उनकी गाड़ियां हो, उनका सामान हो, सब कुछ डूब गया था। और खास तौर पे हमने जो तस्वीर आपको दिखाई थी संगम बिहार की, जहां पर लगभग करीब 2.5 से 3 फीट तक पानी भर गया था और कमर तक पानी में लोग गुजरने को मजबूर थे। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं गुवाहाटी शहर की, जहां कुछ घंटे की बारिश के बाद काफी पानी भर गया है और कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना पानी भरसा है कि लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है और जो ग्राउंड फ्लोर है वो लगभग आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोग घुटने से ऊपर तक के पानी में आने जाने को अब मजबूर हैं। दरअसल गुवाहाटी और असम के इलाकों में लगातार जो बारिश हुई है उसके वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि असम के पूरे इलाके में कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, नदी का जलस्तर पहले से ही काफ़ी बड़ा हुआ है। जो वाटर डिस्चार्ज अब करना है, यानी कि शहर में जो पानी भरा है अगर उसको बाहर निकालना है तो आप नदी में ही पानी को डालेंगे, लेकिन वो पानी वापस लौट रहा है क्योंकि पहले से ही जो नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। और इसी का नतीजा है कि जैसे ही बारिश हुई, महज 1 घंटे की बारिश के बाद एक बार फिर से गुवाहाटी के जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूब गए हैं। हर जगह पे पानी अभी गुवाहाटी सिटी में दिखाई देता है। अभी ये आप लोग के सामने हर गली में है, हर उसमें है। अभी डेवलपमेंट हो रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, वो ठीक है, लेकिन इसका जो आउटलेट वगैरह क्लियर नहीं है। हम लोग को सामने जो छोटा छोटा पहले नदी हुआ करता था अभी वो सब बंद पड़ा हुआ है, वो डिसिल्ड होकर रखा है। सामने ब्रह्मपुत्र है तो ये पानी को ले जाके हम लोग ब्रह्मपुत्र में कैसे इसको डाल सकें, उसको थोड़ा सरकार को उसमें थोड़ा ध्यान देके वो डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मॉनसून की बारिश के बाद इतना पानी भर गया है कि यहां पर ट्रैफिक के ऊपर इसका खासा असर पड़ा है। अब पानी से गुजरती हुई ये गाड़ियां आप देख सकते हैं गुरुग्राम की हैं और किसी तरह से ये गाड़ियां निकल रही हैं। कुछ गाड़ियां निकल पाती हैं, कुछ गाड़ियां फंस जाती हैं। भारी बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ही इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है और जिसके चलते गाड़ियों को पानी में डूबते हुए आगे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब किसी तरह से गाड़ियां, अब सोचिए कि जो सड़कें डबल लेन होती हैं या फिर ट्रिपल लेन होती हैं वो सिंगल लेन में चलने के लिए मजबूर हैं। और ख़ास तौर पे जो गाड़ियां नीची होती हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, उनको डर रहता है कि उनके साइलेंसर में पानी जा सकता है, इंजन में पानी जा सकता है, जिसके बाद वो रुक जाती है। और ये सब कुछ दिखता है गुरुग्राम में, जिसे एक साइबर सिटी कहा जाता है। अब ये नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये अंडरपास है, क्योंकि काफ़ी निचला है तो दोनों तरफ से जब पानी आ रहा है यहाँ भर जा रहा है। अब वहाँ से एक ऑटो रिक्शा निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फंस गया और जाहिर सी बात है कि साइलेंसर में अगर पानी चला जाएगा तो ऐसे में गाड़ियाँ रुक जाती हैं। और जो 2 व्हीलर हैं, चलिए वो तो गाड़ी से उतर कर अपने बाइक को खींच सकते हैं, लेकिन जिनके पास 4 व्हीलर है या फिर जिनके पास एक 3 व्हीलर गाड़ी है वो कैसे जाए। तो नोएडा में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर निचला इलाका है और यहाँ पर पानी भरता जा रहा है। अब हरिद्वार की तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मनमोहक तस्वीर है। और यहाँ पर जो पानी लगातार ऊपर से आता जा रहा है उससे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और गंगा नदी का जब जलस्तर बढ़ता है तो आगे पानी छोड़ा जाता है, जिसके चलते जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ेगा और निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा पैदा हो जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त हरिद्वार से आ रही हैं क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश का ही असर है कि नदी का जलस्तर बढ़ा है। अब देखिए, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है हरिद्वार से, तो पानी जब आगे डिस्चार्ज होगा उसके बीच में और भी जो दरिया इसके साथ मिलते हैं तो उनका पानी आने की वजह से अब बनारस में भी घाटों में आप देख सकते हैं कि पानी बढ़ने लगा है। कई घाट धीरे धीरे डूबने लगे हैं और जो यहाँ पर मंदिर हैं जो काफ़ी कह सकते हैं कि नदी के किनारे पर मौजूद थे या निचले घाट के पास थे, वो इस वक्त डूब चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है बनारस में भी। और लगातार अगर इसी तरह से पहाड़ों से पानी आता रहा तो जो बनारस है या प्रयागराज है, जो मैदानी पूरा गंगा का मैदानी इलाका है, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त अभी भी खतरे के निशान को पार नहीं किया है। अब आपको सीकर की तस्वीर राजस्थान की दिखा रहे हैं। अब राजस्थान में जब भी ये तस्वीरें आती है तो बहुत लोगों को हैरानी होती है कि रेगिस्तान जहाँ पर एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ पर इतना पानी कैसे बरसता है कि सब कुछ डूब जाता है। लेकिन ऐसा हो रहा है सीकर में। आप देखिए कि जो बारिश पिछले दिनों हुई थी उसका पानी अभी भी नहीं उतरा है। अभी भी जो सरकारी दफ्तर हैं, महकमे हैं, यहाँ पर उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर, कंपाउंड के अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है और इस पानी को निकलने में काफ़ी वक्त लग रहा है।
अब आपको हम हैदराबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। दक्षिण में भी वापस लौटते मानसून का असर देखने को मिलता है, जिसे हम रिट्रीविंग मानसून कहते हैं, और उसकी शुरुआत अगस्त के बाद शुरू हो जाती है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यहाँ खूब बारिश होती है। और जो बारिश हो रही है हैदराबाद में, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि हालात कितने बदतर हैं। और कुछ ऐसा ही हाल है जो आपको दिल्ली का दिखा रहे थे कि सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, और यहाँ पर भी वही हाल है कि जो निकासी है वो नहीं हो पा रही पानी की। एक बार फिर से उत्तराखंड लौटते हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो लगातार बारिश हुई है उसका असर देखिए साफ देखने को मिला है। एक पुल यहाँ पर साफ दिख रहा था कि जो डूबा हुआ है, अब उसको आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। जो मकान बहुत किनारे पर है नदी के, उनके ऊपर खतरा पैदा हो गया है।